नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक का हम शोल्ड पेपर देख रहे हैं। वेल्डर थ्योरी शोल्ड पेपर हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पेपर का जो है आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वेल्डर प्रीवियस ईयर पेपर 75 MCQ क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 38। एसिटिलीन गैस फिलिंग द ब्लैंक्स है। एसिटिलीन गैस किस प्रकार की गैस होती है, यही हमें इसमें पूछा गया है। इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंबस्शन फीडर, दहन पोषक, ठीक है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है कंबस्टिबल, दहनशील। ऑप्शन सी हाईली फ्लेमेबल यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील, और ऑप्शन डी एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक। तो एसिटिलीन जो गैस होती है वो किस प्रकार की गैस होती है, आपको इनमें से बताना है कि एसिटिलीन गैस किस प्रकार की गैस होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हाईली फ्लेमेबल यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील। एसिटिलीन गैस किस स्वभाव की गैस है? अत्यधिक ज्वलनशील है, यानी कि सबसे आसानी से जलती है, और इससे जो टेम्परेचर निकलता है, फ्लेम का जो टेम्परेचर निकलता है अन्य गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जो फ्लेम देती है वो ये एसिटिलीन गैस ही देती है। तो ये गैस क्या है कि हाईली फ्लेमेबल गैस है, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील गैस कहलाती है। इसमें कई जगह ये मिस्टेक भी आ सकती है कि कई लोग इसको दहनशील भी बता सकते हैं। दहनशील का मतलब भी ज्वलनशील ही होता है। ज्वलनशील का मतलब नॉर्मल जो भी चीज़ें जलती है वो दहनशील ही कहलाती है। लेकिन ये जो गैस है इसका जो मैन जो इसका जो गुण है वो है कि ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस है, यानी कि बहुत जल्दी आग को ही कैच कर लेती है, ठीक है। और इसका जो फ्लेम बनता है वो भी हाई टेम्परेचर का फ्लेम हमें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम दहनशील, ओनली दहनशील बोलना उचित नहीं है। ये जो गैस है, ये जो इसका गुण है, गुण के अनुसार इसको जो है अत्यधिक ज्वलनशील बोलना ही इसके लिए सबसे बेस्ट परिभाषा रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। CO2 गैस कनेक्शन के रिसाव की जांच फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ करें। हाउ टू चेक लीकेज ऑफ CO2 गैस कनेक्शन, यानी कि वेल्डिंग के अंदर हम CO2 सिलेंडर भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो मिग वेल्डिंग में हम CO2 गैस सिलेंडर उपयोग करेंगे, उसके कनेक्शन भी करेंगे, लाइन भी लेके जाएंगे। तो अगर CO2 गैस लीकेज हो रही है, ठीक है, तो उसकी जांच कैसे करेंगे कि यहाँ पे गैस लीकेज है, और कैसे हमें पता चले कि गैस लीकेज हो रही है? देखिए, अगर ज्वलनशील गैस जैसे एसिटिलीन होती है तो उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है, हमें पता चल जाता है स्मेल से कि गैस का रिसाव हो रहा है। लेकिन CO2 गैस जो होती है वो गंधहीन, यानी कि इसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। तो उसका पता कैसे करेंगे? बारीक से बारीक लीकेज का भी हमें पता करना है, क्योंकि धीरे धीरे लीकेज ऐसी चीज़ है, धीरे धीरे पूरा सिलेंडर का सिलेंडर खाली हो जाता है। तो छोटा से छोटा लीकेज भी वो हमारे प्लांट में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अगर हम CO2 गैस के लीकेज की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए फ्रेश वाटर से, ऑप्शन बी ऑयल सॉल्यूशन से, ऑप्शन सी सोप वाटर सॉल्यूशन से, ऑप्शन डी कूलेंट ऑयल सॉल्यूशन से। किनसे हम जो है इस चीज़ का पता करेंगे कि लीकेज हो रहा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सोप वाटर सॉल्यूशन, यानी कि साबुन के पानी के घोल को अगर हम लीकेज पे लगाएंगे तो वहां पे बुलबुले उठने लगेंगे। आप देख लीजिए, ये जैसे मान लीजिए हमारे CO2 का एक पाइप लाइन है, इस पे अगर इस लाइन में लीकेज है तो जैसे ही इसके ऊपर साबुन का पानी लगाएंगे या साबुन का पानी ब्रश से डालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे लीकेज होगा वहाँ पे बड़े बड़े बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका ये इंडिकेशन है कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। तो इस कनेक्शन को हमें टाइट करना चाहिए, टेफलॉन टेप लगाकर इसको अच्छी तरह से लीक प्रूफ बनाना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुवाहे एसिटिलीन जनरेटर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकार के हैं। पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर आर द टाइप,
यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पोर्टेबल टाइप का एसिटिलीन जनरेटर कौन सा होता है। आपको दिए गए विकल्पों में से बताना है कि ऐसा जनरेटर जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी ले जाकर हम उसमें एसिटिलीन एक पर्याप्त प्रेशर पर एसिटिलीन गैस बना सकते हैं, जिससे कि हम वेल्डिंग कर सकें या फिर गैस कटिंग कर सकें। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए कार्बाइड टू वाटर, यानी कि कार्बाइड से जल। ऑप्शन बी वाटर टू कार्बाइड, जल से कार्बाइड। ऑप्शन सी वाटर। ऑप्शन डी करंट। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होने वाला है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बाइड टू वाटर, यानी कि कार्बाइड से जल। कहने का मतलब है कि हम जो है कार्बाइड टू वाटर जनरेटर का उपयोग करते हैं। कार्बाइड टू वाटर जनरेटर ही पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर होता है, जिसका उपयोग हम कहीं भी गैस बनाने के लिए कर सकते हैं, और उससे बनी हुई गैस से हम गैस वेल्डिंग भी कर सकते हैं और गैस कटिंग भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ऐसा होता है कि एक डिवाइस होता है, एक एक पूरा ढांचा होता है जो कि जनरेटर के रूप में बनाया हुआ रहता है। तो ये जनरेटर किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये भी एक बार हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा जो है एसिटिलीन जनरेटर आपके सामने आ चुका है। ये होता है हमारा कार्बाइड टू वाटर जनरेटर। इसमें क्या होता है, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर की संरचना और ये कैसे कार्य करता है। तो ये है हमारा कार्बाइड टू वाटर जनरेटर। इसमें क्या होता है कि अंदर पानी भरा हुआ रहता है। अंदर ये क्या भरा हुआ है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड स्टोर किया हुआ है। अब इसमें एक जो है एक मैकेनिज्म होता है कि इसके अंदर जब तक गैस का प्रेशर रहेगा ये कैल्शियम कार्बाइड अंदर नहीं लेगा, और जैसे ही इसके अंदर से गैस खत्म होगी तो ऑटोमेटिक इसके अंदर से विंडो ओपन हो जाएगा और ऊपर से कुछ टुकड़े जो हैं कैल्शियम कार्बाइड के इसके अंदर गिर जाएंगे। जैसे ही अंदर गिरेंगे तो गैस बनना चालू हो जाएगी, और गैस बनते ही ऊपर जो ढक्कन है ये क्लोज हो जाएगा, और गैस यहाँ से आउटपुट के रूप में हमें यहाँ से मिलने लग जाएगी। तो ये जो है सिस्टम पूरा कार्बाइड टू वाटर सिस्टम ये कहलाता है, यानी कि कार्बाइड कहाँ गिर रहा है, पानी के अंदर गिर रहा है। और ये एक्चुअल रूप में किस प्रकार से दिखाई देता है ये भी आपके सामने है। ये देखिए, ये जो है कार्बाइड टू वाटर जनरेटर है। यहाँ इसके अंदर यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड भरा होता है, और अंदर पानी का टैंक, ये पूरा जो है पानी का टैंक होता है। जैसे ही अंदर गिरेगा गैस बनेगी, गैस जो है आउटपुट के रूप में निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार का हमारा एसिटिलीन पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर होता है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चंस को नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेटर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जिस तरह से चीज़ें समझाई जाती है, जिस तरह से आपको चीज़ें बताई जाती है, पूरा डाउट जो है क्लियर किए जाते हैं, वो कहीं ऐसी नॉलेज आपको नहीं मिलने वाली है। थ्योरी क्लासेस, WCS क्लासेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस, जो भी ITI से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हैं हमारे चैनल पे आती रहती है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि तुरंत आपके पास नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। वेल्ड की आंतरिक तस्वीरें फिलिंग द ब्लैंक्स में ली जाती है। बाय विच टेस्ट द इंटरनल पिक्चर ऑफ द वेल्ड इज टेकन। यानी क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा परीक्षण है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें जॉइंट के या फिर जॉब के अंदर की तस्वीरें भी आसानी से ली जा सकती है कि अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है। अगर अंदर डिफेक्ट है तो हमें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ऐसा परीक्षण है कि अंदर भी कुछ भी अगर थोड़ा डिफेक्ट रह गया है वेल्डिंग के अंदर, वो भी हमें इस टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ये कौन सा परीक्षण है देख लेते हैं। हमारे सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए साउंड टेस्ट, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप टेस्ट, और ऑप्शन डी एक्सरे टेस्ट। तो कौन सा आएगा? बिल्कुल सही, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एक्सरे टेस्ट। ये कौन सा हो जाएगा? ये एक्सरे टेस्ट। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर डिफेक्ट आ जाता है, हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो जाती है, तो हमें बाहर से पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से कई प्रकार के ऐसे डिफेक्ट वेल्डिंग जॉइंट के अंदर आ जाते हैं जिनका
बाहर से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब एक्सरे टेस्ट उनका लिया जाता है तब हमें डिफेक्ट का पता चलता है कि जॉब के अंदर ये डिफेक्ट है। तो आंतरिक दोषों का पता करने के लिए हमेशा एक्सरे टेस्ट किया जाता है। आगे बात समझ में। और ये एक्सरे टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं ये वेल्ड की हुई पाइपलाइन है, इसका एक्सरे टेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये डिवाइस लगी हुई है, ये इसका जॉब का एक्सरे कर रही है, इस जॉब की टेस्टिंग कर रही है। तो इस प्रकार की जॉब जो हमें पूरी तरह से डिफेक्ट फ्री चाहिए, पूरी तरह से डिफेक्ट फ्री चाहिए, उनकी जो है एक्सरे टेस्टिंग की जाती है। आप देख सकते हैं पाइपलाइन है, यानी कि पेट्रोल की पाइपलाइन भी हो सकती है, गैस पाइपलाइन भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो इस जॉब को जांचने के लिए यहाँ पर एक्सरे टेस्ट किया जा रहा है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड टू जनरेट गामा रेज। देखिए गामा रेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा रे यानी कि गामा किरणों को उत्पन्न करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा मेटल जो है उपयोग में आता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए टंगस्टन फिलामेंट, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आर्क और ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकली चार्ज बैटरी। तो गामा किरणें जनरेट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी रेडियम। रेडियम के द्वारा गामा किरणों को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं भी ये क्वेश्चन आता है कि गामा किरणों को किसके द्वारा उत्पन्न कराया जाता है, कौन से एलिमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी रेडियम का। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फिलिंग द ब्लैंक्स। वेल्ड करने के लिए पूर्व तापन बहुत आवश्यक है। प्री हीटिंग इज वेरी नेसेसरी टू वेल्ड। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको वेल्ड करने के लिए प्रीहीटिंग करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको प्रीहीटिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी पिग आयरन। तो आपको बता दूं, पहले इनमें से ये चीज़ देखनी है कि वेल्ड किस किस पे होती है। देखिए रॉट आयरन पे वेल्ड नहीं करते हैं, पिग आयरन पे वेल्डिंग नहीं करते हैं, वेल्डिंग होती है ओनली माइल्ड स्टील पे और कास्ट आयरन पे। तो आपको पता है नॉर्मली माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए किसी प्रकार की प्रीहीटिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बात की जाए अगर कास्ट आयरन की, तो ढलवे लोहे को वेल्ड करने के लिए हमेशा हमें प्रीहीटिंग करना पड़ता है। जॉब को क्या करना पड़ता है, प्रीहीट यानी कि गर्म करना पड़ता है। वेल्डिंग से पहले क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी कास्ट आयरन का। क्या आ जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को वेल्ड करने के लिए हमेशा जॉब को प्रीहीट करना पड़ता है, हमेशा प्रीहीट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। SAW में धातु निक्षेपण दर फिलिंग द ब्लैंक्स है। द मेटल डिपोजिशन रेट इन SAW इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि SAW जो प्रोसेस है, यानी SAW का मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। SAW की फुल फॉर्म क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो मेटल डिपोजिशन रेट है वो दिए गए विकल्पों में से कंपैरिजन में किस प्रकार से होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए इसमें क्या आएगा, लेस देन GMAW यानी कि मिग वेल्डिंग से कम। ऑप्शन बी है इसमें इक्वल टू GTAW टिक वेल्डिंग के बराबर। ऑप्शन सी है मोर देन GMAW मिग वेल्डिंग से अधिक। और ऑप्शन डी है लेस देन SMAW शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से भी कम। तो SAW में जो मेटल डिपोजिशन रेट होती है, जॉब के ऊपर जो बीड जमा करने की जो दर होती है, वो इनके कंपैरिजन में किस प्रकार से होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी मोर देन GMAW यानी कि जो SAW की डिपोजिशन रेट है वो मिग वेल्डिंग से भी अधिक होती है।
बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है इसमें सी, मोर देन GMA W, मिग वेल्डिंग से अधिक, मिग वेल्डिंग से अधिक होती है SAW की डिपोजिशन रेट। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अत्यधिक ऑक्सीकृत वेल्ड बीड फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण होता है। व्हाट काउजेज एक्सेसिवली ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड बीड, यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर कोई भी वेल्ड बीड बहुत ज़्यादा ऑक्साइड हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोरोसिटी आ जाती है, वेल्ड मेटल जो है खराब हो जाता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग पोलरिटी, ऑप्शन बी इनसफिशिएंट सील्डिंग गैस फ्लो, ऑप्शन सी पुअर वर्क पीस असेंबली, ऑप्शन डी लूज केबल कनेक्शन। तो किस वजह से है जो है मेटल ऑक्साइड हो जाता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इनसफिशिएंट सील्डिंग गैस। अगर वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग के दौरान सील्डिंग गैस की मात्रा, प्रॉपर मात्रा अगर आप जॉब को नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मात्रा वेल्डिंग के दौरान यूज नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से मेटल ऑक्साइड हो सकता है, जिससे कि जॉब में पोरोसिटी आ सकती है और वेल्ड बीड खराब हो सकती है। तो ये मेन रीजन इस चीज का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। फिलिंग द ब्लैंक्स को वेल्ड करने के लिए बिंदु वेल्डन उपयुक्त है। स्पॉट वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसको वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग सबसे सूटेबल होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे सामने चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए लैप एंड बट जॉइंट, लैप एंड बट जॉइंट। ऑप्शन बी ओनली लैप जॉइंट, यानी कि केवल लैप जॉइंट। ऑप्शन सी ओनली बट जॉइंट। ऑप्शन डी ओनली कॉर्नर जॉइंट। तो स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा कौन सा जॉइंट जो है सरलतापूर्वक लगाया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। यही हमें यहाँ पे बताना है कि स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा किस प्रकार का जॉइंट लगाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर वे में कौन सा जॉइंट जो है स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ओनली लैप जॉइंट। स्पॉट वेल्डिंग का ध्यान रखना हमेशा, स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा ओनली लेप जॉइंट ही लगाया जा सकता है। देखिए जॉइंट इससे हम बट जॉइंट भी बना सकते हैं, बट जॉइंट भी इससे बना सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट लगेगा वो उसमें लेप जॉइंट ही लगेगा। दो लेप को मिलाकर बीच में हम बट जॉइंट भी बना सकते हैं, अदर दूसरा जॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन जो जॉइंट लगेगा दो प्लेटों के बीच में वो ओवरलैप होके ही लगेगा। इसलिए हमेशा स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा लैप जॉइंट ही लगाया जाता है, ओनली लैप जॉइंट ही लगाया जाता है। और किस प्रकार से ये होता है ये भी आप देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये जो है हमारे स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड हैं, क्या है? स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड है। और आप देख सकते हैं ये हमारे जॉब है, ये दोनों पीस जो है हमारे जॉब है। ये एक नंबर का पीस है, ये दो नंबर का पीस है, यानी कि ये ऊपर है ये नीचे है। इन दोनों को लैप जॉइंट के रूप में सेट करके फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे लगाई गई है, और यहाँ भी ये स्पॉट वेल्डिंग क्रिएट हो रही है, और आगे भी यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, और स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा इस प्रकार से लैप जॉइंट लगता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। स्थूल पट्टिकाओं का वेल्डन एकल पारण के साथ इसके द्वारा किया जाता है। वेल्डिंग ऑफ थिक प्लेट्स विथ सिंगल पास इज डन बाय। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी वेल्डिंग विधि है जिसके द्वारा मोटी मोटी प्लेटों को भी सिंगल बीड के द्वारा वेल्ड किया जा सकता है। तो ये कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा पॉसिबल होगा? आपके सामने चार वेल्डिंग प्रोसेस बताई गई है। ऑप्शन ए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, ऑप्शन सी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो वह कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा थिक से थिक मेटल को भी सिंगल बीड के अंदर, सिंगल बीड के अंदर वेल्ड कंप्लीट
कर सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। कौन सी आएगा इसमें? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा थिक से थिक प्लेट को भी सिंगल रन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इसमें जो वेल्डिंग होती है हमेशा वर्टिकली होती है। किस प्रकार होती है? वर्टिकली। जॉब को वर्टिकली सेट किया जाता है और इसमें जो वेल्डिंग होती है ऊपर से जॉब को फिल करते हुए वेल्डिंग होती है। फिलर रोड जो है ऊपर से फिल करता हुआ आगे ऊपर बढ़ता है। तो इसमें वर्टिकली वेल्डिंग होती है और इस वेल्डिंग के दौरान पिघला हुआ मेटल बाहर नहीं गिरे, बाहर नहीं बिखरे, इसके लिए यहाँ पे जॉब के दोनों तरफ कॉपर शू लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? कॉपर शू, ताकि वेल्ड मेटल को एक सहारा मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके और पिघला हुआ मेटल बाहर ना गिरे। इसके लिए यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं? कॉपर शू। क्या लगाए जाते हैं? कॉपर शू। और ये वाटर कूल्ड होते हैं। क्या रहते हैं? वाटर कूल्ड। इसके इनके अंदर जो वाटर का संचालन रहता है ताकि ये कॉपर पिघल कर खराब ना हो, इसके लिए वाटर सर्कुलेशन इसमें कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स वेल्डिंग मशीन प्रयुक्त होती है। विच वेल्डिंग मशीन इज यूज फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग के लिए तो आप ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं आपको पता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज हम करते हैं, लेकिन प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए पूछ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए हम किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए चार विकल्प हमारे सामने हैं। ऑप्शन ए वेल्डिंग जनरेटर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी डीसी वेल्डिंग मशीन। तो कौन सी वेल्डिंग मशीन यहाँ पर हम उपयोग करेंगे? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम स्पॉट वेल्डिंग या सीम वेल्डिंग या रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वेल्ड धातुओं के गुणधर्म को ज्ञात करने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स प्रयुक्त होता है। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्ड मेटल्स? देखिए वेल्ड किए जाने वाले मेटल्स के बारे में अगर डिटेल से पूरी जानकारी चाहिए, मेटल्स के बारे में पूरा एनालिसिस अगर हमें करना है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा टेस्ट हमें करना चाहिए? तो ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन बी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक टेस्ट और ऑप्शन डी गामा रे टेस्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। क्या कौन सा आएगा? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि भंजन परीक्षण। इस टेस्ट के द्वारा ही हम वेल्ड मेटल के बारे में पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उसके मेटल्स के बारे में, उसकी हार्डनेस के बारे में, उसकी टेंसाइल के बारे में, जो भी चीज़ें हमें अगर पता करनी है जोड़े जाने वाले मेटल्स के बारे में, तो वो हमें किससे पता चलती है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के द्वारा ही पता चलती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इनमें से कौन एक गैर संगलन वेल्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फ्यूजन वेल्डिंग? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी जो है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन डी टिग वेल्डिंग। तो इनमें से कौन सी जो है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फोर्ज वेल्डिंग। कौन सी है? फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग जो है एक प्रकार की नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है और ये जो है प्रेशर वेल्डिंग के अंदर में आती है, जिसके अंदर जो आपको हीट देके लाल गरम करके हथौड़े से चोट मारकर दोनों धातुओं को जोड़ दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस है सेम टू सेम ब्लैक स्मिथी यानी कि लोहारी प्रोसेस के समान ही होता है। और आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो है ये फोर्ज वेल्डिंग होती है। आगे बात समझ में, ये देख लीजिए ये फोर्ज वेल्डिंग ही है, यानी कि दो मेटल्स जो है, दो पार्ट जो है उनको पूरी तरह से गर्म लाल कर दिया है, उसके बाद में दोनों को आपस में चोट देकर जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये फोर्ज वेल्डिंग होती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। EBW में
फिलिंग द ब्लैंक्स धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। EBW यानी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। EBW की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इस वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर कौन सी धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मेटल इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सा धातु आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। कौन सा आएगा इसमें? टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराया जा सकता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई है, 3410 के आसपास है। यानी कि अदर मेटल्स की अपेक्षा ये हाई टेम्परेचर वाला जो है मेटल्स है, तो इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर यही मेटल ओनली टिक सकता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस कराया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। लंबे आर्क का क्या प्रभाव होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग आर्क? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर वेल्डिंग के दौरान हम लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं तो उससे वेल्डिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है टाइप ऑफ जॉइंट इज रिगिड, यानी कि जॉब का जो प्रकार बनेगा, जोड़ का जो टाइप बनेगा, मजबूत बनेगा, दृढ़ बनेगा। ऑप्शन बी इसमें आएगा कि दिस विल रिड्यूस द फ्यूजन ऑफ मेटेलॉइड्स, ये है अब धातु के संगलन में कमी करेगा। ऑप्शन सी है दिस विल लीड टू हायर इलेक्ट्रोड कंजप्शन, ये अधिक इलेक्ट्रोड की खपत करेगा। या ऑप्शन डी देयर विल बी क्रैक इन द जॉइंट, जॉइंट में दरार करेगा। यदि हम वेल्डिंग के दौरान लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं तो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी दिस विल लीड टू हाई इलेक्ट्रोड कंजप्शन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में ज़्यादा गैप देकर आर्क बना रहे हैं, ज़्यादा गैप देकर वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोड है, हमारा इलेक्ट्रोड जो है पिघल कर वेस्ट हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। वो जो कंसनट्रेट आर्क बनकर वेल्डिंग होनी चाहिए थी, बीड बननी चाहिए थी, वो बीड वहाँ पर हमें नहीं मिलेगी। जिस निश्चित जगह पर हमारा फिलर मेटल जमा होना चाहिए था वहाँ पर हमारा फिलर मेटल नहीं जमेगा, क्योंकि लॉन्ग आर्क की वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेट, जो आर्क का कॉन्सेंट्रेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो यही है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो कंजप्शन हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंजप्शन को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोड की कंजप्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इलेक्ट्रोड का अंतिम सिरा जो हटा दिया जाता है कहलाता है? द लीस्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड दैट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रोड का वह हिस्सा जो कि वेल्डिंग करते समय लास्ट में छोड़ दिया जाता है, लास्ट में क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, इलेक्ट्रोड में बच जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डेड एंड, ऑप्शन बी स्टब एंड, ऑप्शन सी रेड एंड, ऑप्शन डी वेस्ट एंड। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी स्टब एंड। इसको क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। लास्ट में जो टुकड़ा बच जाता है, वेल्डिंग करते करते इलेक्ट्रोड खर्च होता है और लास्ट में जो टुकड़ा बच जाता है इसको क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोड है, वेल्डिंग करते समय जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है उसमें इतना पार्ट बच जाता है, इतना पार्ट क्या हो जाता है? बच जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्टब एंड कहते हैं। कई लोग इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोड ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रोड का वेस्टेज है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रोड का पूरा उपयोग कीजिए, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रोड छोड़ दिया जाता है, लास्ट में इलेक्ट्रोड इतना बच जाता है, यही कहलाता है स्टब एंड। इतना छोड़ देंगे ये स्टब एंड नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स वेल्डन मशीन प्रयुक्त
होती है? विच वेल्डिंग मशीन इज यूज फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग? देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। देखिए पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप बता सकते हैं, अभी हमने जस्ट पहले देखा था कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो चाहे फ्यूजन वेल्डिंग हो, ठीक है, कोई सी भी वेल्डिंग हो, वेल्डिंग के लिए हम हमेशा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भंगुरता गुणधर्म को फिलिंग द ब्लैंक्स के द्वारा जांचा जाता है। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कैन बी टेस्टेड बाय। देखिए जो हमारा जॉब है, जॉब के अंदर ब्रिटलनेस कितनी है या कितनी नहीं है, इसकी जांच कौन से टेस्ट के द्वारा की जाएगी, यही हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है निक ब्रेक टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन बी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन सी इम्पैक्ट टेस्ट के द्वारा, या ऑप्शन डी हाफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के द्वारा। तो अगर हमें किसी भी मेटल की भंगुरता की जांच करनी है या ब्रिटलनेस की जांच करनी है, तो उसके लिए हम हमेशा ऑप्शन सी इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे। उसके ऊपर कौन सा टेस्ट करेंगे? इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट में जॉब के ऊपर सडनली चोट मारी जाती है। अगर जॉब ब्रिटल है तो वो तुरंत टूट जाएगा, अदरवाइज उसके अंदर ब्रिटलनेस नहीं है तो जॉब बैंड होगा। क्या होगा? बैंड होगा। लेकिन अगर जॉब के अंदर ब्रिटलनेस है तो जॉब क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये किस प्रकार से होता है, चलो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से इस जॉब को टेस्ट किया जाता है। ये होता है जॉब। ये क्या होता है? जॉब। ये जॉब यहाँ पे सेट किया जाता है और इस मशीन के द्वारा सडनली इसके ऊपर क्या मारी जाती है? चोट मारी जाती है। चोट मारने से अगर ये टूट गया तो मान लीजिए जॉब के अंदर ब्रिटलनेस है। कितनी है कितनी नहीं है, ये यहाँ पर लोड यहाँ पर इंडिकेट हो जाता है कि कितने लोड पे जॉब टूटा है, तो इसका लोड यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मेजरमेंट किया जाता है। जॉब के अंदर ब्रिटलनेस का मेजरमेंट इस प्रकार से किया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 56। वेल्ड ट्रांसफार्मर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकार का है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार के होते हैं? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। आसान क्वेश्चन है, तुरंत इसको आपको क्लिक करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए स्टेप अप, ऑप्शन बी सेल्फ मोटिव, ऑप्शन सी स्टेप डाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी स्टेप डाउन। हमारा जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन टाइप का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जैसे ही आर्क की लंबाई बढ़ेगी प्रचालन वोल्टेज क्या होंगे? एज द आर्क लेंथ इंक्रीजेज द ऑपरेटिंग वोल्टेज फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि जैसे ही हम आर्क लेंथ बढ़ाते हैं, वेल्डिंग करते समय आर्क लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हमने यहाँ से पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है विल इंक्रीज यानी कि बढ़ेंगे, ऑप्शन बी विल डिक्रीजेज यानी कि घटेंगे, ऑप्शन सी विल रिमेन द सेम यानी कि समान रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए विल इंक्रीजेज। यानी कि जैसे ही हम आर्क लेंथ बढ़ाते हैं वेल्डिंग करते समय, जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप को बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, हमारे जो वोल्टेज होते हैं, वेल्डिंग वोल्टेज होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्षैतिज स्थिति में किनारों के जोड़ के वेल्डन के दौरान कार्य सापेक्ष इलेक्ट्रोड का कोण फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एज जॉइंट इन हॉरिजेंटल पोजीशन द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड रिलेटिव टू फिलिंग द ब्लैंक्स द वर्क इज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एज जॉइंट बनाते समय अगर हम हॉरिजेंटल पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं तो इस दौरान इलेक्ट्रोड का एंगल कितना रखा जाता है, इलेक्ट्रोड का एंगल कितना रखा जाता है, यही हमें आपसे पूछा गया है। तो इसमें चार विकल्प आपके सामने हैं। इसमें जो जो हमारा राइट आंसर आएगा
इसमें आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए 60 टू 80 डिग्री। क्या आएगा? 60 टू 80 डिग्री, यानी कि 60 से 80 डिग्री के बीच में हम इलेक्ट्रोड का एंगल रखते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इलेक्ट्रोड की नोक व मूल धातु जहां पर आर्क प्रहार करती है के बीच की दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल वेयर द आर्क स्ट्राइक इज कॉल्ड। यानी कि इलेक्ट्रोड की टिप और जॉब के बीच में जहां पर टच करते ही आर्क स्ट्राइक होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है, गैप होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे। आपके सामने चार विकल्प है, थोड़ा और देख लीजिए कि क्या आंसर इसमें आएगा। आर्क इंटरवल, आर्क लेंथ, ऑप्शन सी आर्क डिस्टेंस और ऑप्शन डी आर्क विड्थ। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आर्क लेंथ। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आर्क लेंथ। देखिए जहां पर आर्क स्ट्राइक होती है वहां पर इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लंबाई कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए ये है हमारा वर्क पीस, यहाँ पर जो है वेल्डिंग बीड जमा हो रही है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्क स्ट्राइक हो रही है। और ये इलेक्ट्रोड की टिप और ये जॉब के बीच में ये जो गैप है इसी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वेल्डन इलेक्ट्रोड की मानक लंबाई लगभग फिलिंग द ब्लैंक्स होती है। द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स इज अप्रोक्सीमेटली फिलिंग द ब्लैंक्स इन यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उनकी मानक लंबाई कितनी होती है, मानक लेंथ कितनी होती है, यही हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 250 से 300 mm, 150 से 250 mm, ऑप्शन सी 350 से 450 mm और ऑप्शन डी 450 से 550 mm। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आप जानते हैं इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 350 से 450 mm। जो इलेक्ट्रोड की मानक लंबाई होती है वो कितनी होती है? 350 से 450 mm की लंबाई आती है। यानी इलेक्ट्रोड जो है 350 से 450 mm की लंबाई के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जीटीएडब्ल्यू में धातु निक्षेपण दर फिलिंग द ब्लैंक्स होती है। द मेटल डिपोजिशन रेट इन जीटीएडब्ल्यू इज। यानी कि जीटीएडब्ल्यू की जो मेटल डिपोजिशन रेट है वो कितनी होती है, वो भी यहाँ पे हमें इन दिए गए विकल्पों में से कंपैरिजन करके बताना है। तो ऑप्शन ए है मोर देन जीएमएडब्ल्यू, यानी कि मिग वेल्डिंग से अधिक। ऑप्शन बी मोर देन एसएमएडब्ल्यू, यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से अधिक। ऑप्शन सी मोर देन एसएडब्ल्यू, यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से अधिक। या ऑप्शन डी लेस देन एसएमएडब्ल्यू, यानी कि एसएमएडब्ल्यू से कम। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी लेस देन एसएमएडब्ल्यू, यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो नॉर्मल वेल्डिंग है उससे भी कम यहाँ पे डिपॉजिट रेट होती है जीटीएडब्ल्यू की। जीटीएडब्ल्यू एक स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, लेकिन इससे जो वेल्डिंग जो प्राप्त होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राप्त होती है और इसमें जो डिफेक्ट आने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। एक हाई क्वालिटी की वेल्डिंग जो है जीटीएडब्ल्यू से मिलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फिलिंग द ब्लैंक्स में वेल्ड जोड़ को चक में स्थिर किया जाता है एवं दूसरे सिरे पर भार को लटकाकर एक विशेष गति से घुमाया जाता है। इन filling the blanks the weld joint is fixed with a chuck and a load is hung to the other end and rotated at a particular speed। ये जो वाक्य है किस प्रकार के टेस्ट के बारे में ये वाक्य है, यही आपको यहाँ पे सोच के समझ के बताना होगा किस टेस्ट के बारे में समझा रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन ए इम्पैक्ट टेस्ट, क्या ये इम्पैक्ट टेस्ट है? ऑप्शन बी टेंसाइल टेस्ट, क्या ये टेंसाइल टेस्ट है? ऑप्शन सी फटिग टेस्ट, क्या ये फटिग टेस्ट है? ऑप्शन डी निक ब्रेक टेस्ट, क्या ये निक ब्रेक टेस्ट है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये कौन सा टेस्ट है? फटिग टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है?
ये फटिग टेस्ट कहलाता है। फटिग टेस्ट में जॉब को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है और घूमने के दौरान एक सिरे के ऊपर लोड दिया जाता है, लोड दे के बैंड किया जाता है ताकि जॉब फेल होता है या नहीं होता है, ये टेस्टिंग उसकी की जाती है। तो ये टेस्ट जो है फटिग टेस्ट कहलाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अर्ध स्वचालित ऐसे डब्लू में इनमें से कौन ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल बाय द ऑपरेटर इन सेमी ऑटोमेटिक एसएडब्ल्यू? यानी कि सेमी ऑटोमेटिक एसएडब्ल्यू सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, उसमें कौन सी चीज़ जो है ऑपरेटर के द्वारा सेट की जाती है, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रहती है। तो इसमें आर्क लेंथ आपको सेट करना है या फ्लक्स फीडिंग आप सेट करते हैं, इलेक्ट्रोड फीडिंग सेट करते हैं या फिर आर्क मूवमेंट स्पीड। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, आर्क मूवमेंट स्पीड। यानी कि वेल्डिंग की जो गति है, किस स्पीड के साथ वेल्डिंग करनी है, कितनी गति के साथ मशीन चलनी चाहिए, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? वेल्डर। कौन करता है? ऑपरेटर ये चीज़ डिसाइड करता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 64। फिलिंग द ब्लैंक्स में 93 से 97% धातु निक्षेपण अपेक्षित है। 93 to 97% मेटल डिपोजिशन इज एक्सपेक्टेड इन। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल डिपोजिशन परसेंटेज 93 से 97 होती है, सबसे अधिक यही रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, GMAW। GMAW यानी कि मिग वेल्डिंग में जो मेटल डिपोजिशन परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 93 से 97%। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। SMAW प्रक्रिया में एक आर्क फिलिंग द ब्लैंक से निम्न वोल्टेज के साथ बनाए रखी नहीं जा सकती है। एन आर्क कैन नॉट बी मेंटेन इन SMAW प्रोसेस विथ द फॉलोइंग वोल्टेज फ्रॉम। यानी कि आर्क वेल्डिंग करते समय कितने वोल्टेज तक आर्क मेंटेन रह सकती है, इससे कम अगर करेंगे तो आर्क बनाई नहीं जा सकती। तो कौन सा वोल्टेज वो यहाँ पर प्रदर्शित आपको किया जा रहा है? ऑप्शन ए 14 वोल्टेज, ऑप्शन बी 34 वोल्टेज, ऑप्शन सी 64 वोल्टेज, ऑप्शन डी 44 वोल्टेज। कौन से कितने वोल्टेज पे लास्ट जो है आर्क बनाई जा सकती है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 14 वोल्टेज। यानी कि लास्ट कम से कम 14 वोल्टेज तक आर्क बनाई जा सकती है। इससे कम अगर हम वोल्टेज कर देंगे, 10 वोल्टेज कर देंगे, 12 कर देंगे, तो उस पर हमारी जो है आर्क नहीं बन पाएगी। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिंदु वेल्डन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स में धातु प्रयुक्त होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग की जो इलेक्ट्रोड आते हैं उनको बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड तैयार करने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ब्रास एंड ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूं कि किस प्रकार से स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये देख लीजिए, ये होते हैं इलेक्ट्रोड, ये होता है इलेक्ट्रोड। देखिए ये दोनों क्या है? स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड हैं। ये दोनों क्या है? स्पॉट वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड है। और आप अब तो समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं। तो बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं हमारे ऑप्शन ए कॉपर के, तांबे के जो है इलेक्ट्रोड स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बने होते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फिलिंग द ब्लैंक्स ध्वनि परीक्षण कहलाता है। साउंड टेस्ट इज कॉल्ड। साउंड टेस्ट कौन सा टेस्ट कहलाता है? ऑप्शन ए गामा रे टेस्ट, ऑप्शन बी प्रेशर टेस्ट, ऑप्शन सी लीकेज टेस्ट और ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप टेस्ट। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप टेस्ट। साउंड टेस्ट इसी को कहा जाता है। और ये प्रैक्टिकल तौर पे किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा इसको भी डेमो के हिसाब से देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से स्टेथोस्कोप यानी कि साउंड टेस्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारे जॉब है और जॉब के ऊपर हैमर से चोट मार रहा है। हैमर से क्या मार रहा है? यहाँ पे चोट मार रहा है और उससे जो फिर साउंड निकलता है, जॉब से जो साउंड निकलता है
उसको स्टेथोस्कोप से सुनकर उस साउंड को समझा जाता है कि साउंड किस प्रकार का है, फटा हुआ साउंड आ रहा है या सॉलिड साउंड आ रहा है, तो उस आधार पर भी हम डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 68, मिग वेल्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स के समान है। मिग वेल्डिंग इज सिमिलर टू, तो ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, या ऑप्शन डी टंगस्टन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी मिग वेल्डिंग को गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, 68 का क्या आएगा, ऑप्शन ए गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ज्वाला कटाई के शुरुआती बिंदु को फिलिंग द ब्लैंक्स तक पूर्व तापित करना होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्लेम कटिंग हैज टू बी प्रीहीटेड अप टू, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग करते हैं तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले उस जॉब को कितने तापमान तक प्रीहीट करना होता है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 900 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा, देखिए थोड़ा बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हमारा आने वाला है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 900 डिग्री सेल्सियस। कौन सा आ जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस तक पहले जॉब को प्रीहीट करते हैं और जैसे ही जॉब लाल गर्म होता है तुरंत लीवर को दबाकर कटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लेम कटिंग करते समय पहले जॉब को 900 डिग्री सेल्सियस तक प्रीहीट किया जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जीएमडब्ल्यू में फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक कहलाती है। फोर हेड वेल्डिंग टेक्निक इन जीएमडब्ल्यू इज कॉल्ड, तो इसमें से कौन सा जो चीज़ है इसमें सूटेबल होगी, बैक हेड वेल्डिंग, बैकवर्ड वेल्डिंग, पुलिंग वेल्डिंग या फिर पुशिंग वेल्डिंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम पुशिंग वेल्डिंग भी कह सकते हैं। तो ये पुशिंग वेल्डिंग किस प्रकार से होती है, थोड़ा इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं कि पुशिंग वेल्डिंग क्या होती है। थोड़ा इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि ये पुशिंग वेल्डिंग किस प्रकार से होती है। देखिए देखिए ये जैसे मान लीजिए हमारा जॉब है, इसमें अगर हम जिस तरह से वेल्डिंग है उस तरफ से ही टॉर्च को लेकर वेल्डिंग करते हैं। देखिए इधर से, यानी कि जो हमारी मिग वेल्डिंग की टॉर्च होती है वो डिपॉजिट मेटल की तरफ उसका झुकाव रहता है, और जो हमारी टॉर्च है उसका जो मुंह रहता है वो किस तरफ रहता है, अनवेल्डेड पार्ट की तरफ। अनवेल्डेड पार्ट की तरफ हमारी टॉर्च का मुंह रहेगा, और जो हमारी टॉर्च का झुकाव रहेगा वो वेल्डिंग किए हुए पार्ट की तरफ रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, पुशिंग वेल्डिंग, यानी कि ये जो है वेल्ड बीड को पुश करती हुई आगे बढ़ेगी, वेल्ड बीड को धक्का देती हुई आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार की प्रोसेस को जो मिग वेल्डिंग के अंदर क्या कहते हैं, पुशिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि वेल्डिंग जो है राइट हैंड से स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है, तो वो मेटल को पुश करते हुए आगे बढ़ती है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71, वेल्डन के दौरान अपूर्ण संलग्न फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण होता है। इट इज काउज बाई इनकम्प्लीट फ्यूजन फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के दौरान अगर पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं आया है या जॉब अच्छे से फ्यूज नहीं हुआ है, पिघला नहीं है, मेल्ट नहीं हुआ है, तो यह किस वजह से होता है, ये प्रॉब्लम किस वजह से होता है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी टू वाइड ए वेल्ड बीड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट। अगर वेल्डिंग के दौरान मशीन पर हमने बहुत कम करंट सेट कर रखा है तो उसकी वजह से हमारे जॉब में इनकम्प्लीट फ्यूजन का डिफेक्ट आ जाएगा, यानी कि जॉब अच्छे से नहीं
पिघलेगा, जो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो ये किस वजह से आता है? वेरी लो इलेक्ट्रिक करंट, कम करंट की वजह से। तो वे अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए, अच्छा फ्यूजन प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रॉपर करंट हमें सेट करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सा वेल्ड दोष है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल्ड डिफेक्ट? इन चारों में से कौन सा एक वेल्ड डिफेक्ट कहलाता है? ऑप्शन ए हीट अफेक्टेड जोन, ऑप्शन बी अंडरकट, ऑप्शन सी एंट्रेंस बेड, ऑप्शन डी फ्यूजन जोन। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अंडरकट। अंडरकट क्या है? एक वेल्ड डिफेक्ट कहलाता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यदि GMAW में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह एक समान नहीं हो रही है तो यह फिलिंग द ब्लैंक्स एक कारण बन सकता है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस flow is not uniform in GMAW it cause filling the blanks। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मिग वेल्डिंग के अंदर, GMAW वेल्डिंग के अंदर अगर CO2 गैस का फ्लो सही से नहीं है, प्रॉपर फ्लो सील्डिंग गैस का नहीं आ रहा है, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम या जॉब में कौन सा डिफेक्ट आ सकता है? इसके लिए चार विकल्प है। ऑप्शन ए क्रैक, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी अंडरकट और ऑप्शन डी स्लैग इंक्लूजन। तो अगर मिग वेल्डिंग के दौरान सील्डिंग गैस का प्रेशर या सील्डिंग गैस का फ्लो सही से नहीं आ रहा है, CO2 का फ्लो अगर सही से नहीं आ रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पोरोसिटी। इससे कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? पोरोसिटी डिफेक्ट आ जाएगा। और ये किस प्रकार से होता है ये भी आप देख सकते हैं। ये वेल्डिंग लगाते समय CO2 का फ्लो प्रॉपर नहीं था, इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी पोरोसिटी का डिफेक्ट आ गया है। बहुत सारे होल, बारीक बारीक होल यहाँ पे बीड में बन गए हैं। तो ये मेटल पूरी तरह से खराब हो गया है, ऑक्साइड हो गया है। ये जॉब जो है पूरी तरह से पोरोसिटी युक्त जॉब हो गया है। तो इस प्रकार का जॉइंट यूजफुल नहीं है। ये जॉइंट जो है पूरी तरह से खराब हो गया है। तो वेल्डिंग के दौरान शील्डिंग गैस का प्रॉपर फ्लो आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। चुंबकीय कण परीक्षण फिलिंग द ब्लैंक्स तक के परीक्षण के लिए उपयुक्त है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग फिलिंग द ब्लैंक्स सुटेबल फॉर टेस्टिंग अप टू इज। यानी कि चुंबकीय कण परीक्षण, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जो है MPT जिसको हम बोलते हैं, ये जॉब के ऊपर जो डिफेक्ट चेक करता है, कितने तक के डिफेक्ट ये चेक कर सकता है। सरफेस के ऊपर कितने तक के डीप तक ये जो है डिफेक्ट को कैच कर सकता है, पकड़ सकता है। तो इसमें चारों विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए 6 डिप्थ तक, ऑप्शन बी 20 डिप्थ तक, ऑप्शन सी 30 डिप्थ तक, ऑप्शन डी 50 डिप्थ तक। तो कितनी गहराई तक के डिफेक्ट को ये इंडिकेट कर सकता है, कितने गहराई तक जॉब के अंदर कितनी गहराई तक के डिफेक्ट को ये पकड़ सकता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 6 तक। ये जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है ये 6 तक के डिफेक्ट को पकड़ सकता है। और ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये होता है, इस प्रकार से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिवाइस, ये इसके द्वारा ही मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं? योक। इसको क्या कहते हैं? योक कहा जाता है। इसमें जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि यहाँ से जॉब से टच कराया जाता है। और ये जो जॉब टेस्टेड किया जा रहा है, इस जॉब के ऊपर जो है मैग्नेटिक स्प्रे किया जाता है। यानी मैग्नेट के बारीक बारीक कणों का स्प्रे इसके ऊपर किया जाता है। और जहाँ भी अब डिफेक्ट रहेंगे, अब इसमें जहाँ भी अगर डिफेक्ट होगा, जहाँ भी अगर क्रैक होगा, तो वो जो कण है वहाँ पर जहाँ पे डिफेक्ट है, जहाँ पे दरार है, वहाँ जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें वेल्ड बीड के अंदर डिफेक्ट का पता चलता है, क्रैक्स का पता चलता है। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। AWS वर्गीकरण के अनुसार शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए रंग कोड है
द कलर कोड ऑफ प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज पर AWS क्लासिफिकेशन। देखिए AWS क्लासिफिकेशन के अनुसार, AWS कोडिंग के अनुसार जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, देखिए टिक वेल्डिंग के अंदर हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो उसमें जो टंगस्टन प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है उसका कलर कोड क्या होता है, यही हमें आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ऑप्शन डी येलो। तो किस प्रकार का कलर होता है, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन कलर का। हमारा कौन सा कलर का इलेक्ट्रोड वो होता है, हमारा जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है वो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ग्रीन कलर का होता है। तो इस प्रकार से हमने इस इंस्ट्रक्टर पेपर के 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा सोल्ड पेपर कंप्लीट हो गया है और आपको इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।